नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नए फल बागों की स्थापना के समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। तिल की उन्नत किस्में और खेती पर तकनीकी सलाह। नए फल बागों को स्थापित करने का सही समय चल रहा है और अभी बहुत से किसान इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन नए को स्थापित करते समय कुछ जरूरी पहलू जैसे सही किस्मों का चयन, खेत की तैयारी, पौधों की देखरेख आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय की गई गलती का खामियाजा आपको आने वाले वर्षों के बाद भुगतना पड़ सकता है। इसलिए नए फल बाग की स्थापना कैसे करें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। मुझे पता है आप आम, नींबू, आंवला और फलदार जो वृक्ष होते हैं उसके लिए आप गड्ढा वगैरह तैयार रखे होंगे। मई में ही आप खोद लिए होंगे, 1 महीना लगभग हो गया होगा। अब बिल्कुल हाई टाइम है पौधा रोपने का। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी पौधा आप लगाएंगे उसी का फल मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप किस्म पौधा कैसा है इस पे विशेष ध्यान दें। जहाँ से भी आपको पौधा खरीदना हो वो बिल्कुल विश्वसनीय जगह हो सके तो आपको ये भी पता हो कि कौन सी किस्म हमको खरीदनी है। सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि आम, आपका आंवला और अमरूद का आकार गड्ढे का जो होगा वो 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा होगा। और नींबू वर्ग ये जो फसल है उसके लिए 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा होगा। तो पौधा के लिए जैसे अब आम के लिए भी हम थोड़ा वर्गीकृत करते हैं। तो जून में पकने वाला आम सामान्य तौर पे बम्बई है, जुलाई में पकने वाला दशहरी है, लंगड़ा है, जुलाई में पकने वाला ऐसे ही आम्रपाली है, अगस्त में भी आपको आम्रपाली मिलेगा, जुलाई से अगस्त में। तो ऐसे करके हम किस्म का चुनाव करते हैं। ये आम की बात हुई। अब हम अमरूद की बात करें तो अमरूद में आप तो पुराना है इलाहाबाद सफ़ेदा, L49 लखनऊ जिसको हम लोग सरदार गुआवा भी कहते हैं, अर्का अमूल्या आप ले सकते हैं, ललित आप लगा सकते हैं। ये किस्म अमरूद के लिए हुई। अब जिसे आंवला अगर आपको लगाना हो तो आंवला में कृष्णा है, कावेरी है, NS7 नरेंद्र आंवला 7 है। जब आपको नींबू लगाना हो तो उसमें 2-3 किस्म झारखंड में अच्छा करती है, वो है आपका कागजी कला, आप लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा बल्कि कह सकते हैं कि झारखंड में करता है। तो एक बार जब आप लगाएंगे, ये चूंकि बहुवर्षीय फसल है ना, तो एक बार जब हम लगाते हैं तो इससे 20 साल तक हम फल पाते हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करिए, आपको इसका फल लगातार मिलता रहेगा। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहाँ पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। जो गड्ढा खोदे हैं उसमें 10 किलोग्राम गोबर का सड़ा हुआ खाद, 2 किलोग्राम नीम या करंज की खली, 2 किलोग्राम DAP और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास अगर आप देते हैं तो एक गड्ढा के लिए ये सफल होता है। ये बात किसके लिए हुई? 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा के लिए, यानी आम, अमरूद और आंवला के लिए। ठीक है। अब 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा जो नींबू के लिए था, ये नींबू के लिए आपका 7 से 8 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 किलोग्राम DAP और करीब 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको आप लाल खाद कहते हैं, वो मिला करके हम गड्ढा भरे। जो मिट्टी भर रहे हैं तो मिट्टी मतलब ऊंचाई लिए हुए भरेंगे जमीन के समतल से।
गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। पोषण प्रबंधन कर अच्छा फल उत्पादन लिया जा सकता है। पौधों को दी जाने वाली खाद और उर्वरक की मात्रा पौधों की आयु, दशा व मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। तो अगर इस तरह से आप पौधा को स्वस्थ रखेंगे, दूरी से दूरी मेंटेन रखेंगे, पोषक तत्व सही देंगे, इस प्रकार से अगर आप फलों की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप 20 साल तक आपकी आमदनी लगातार होती रहेगी, ज्यादा होगी और इस तरह से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप समृद्ध होंगे, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बारिश की अनियमितता और देरी के कारण कई किसान फसलों की समय से बोनी नहीं कर पाए और कहीं कहीं तो पानी की कमी के कारण फसलें सूख गई हैं। ऐसे में अब किसान इन खेतों में तिल की बोनी करके अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तिल की कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई, जो अभी खरीफ में तिल की बुआई होती है और तिल की बुआई जो है किसान भाई जून जुलाई महीने में की जाती है। जून से जुलाई महीने में अगर तिल की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो खरीफ में जो बरसाती या खरीफ मौसम में अपने बिहार में भी किसान, नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, हमारे किसान इसकी खेती करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अभी इन दिनों देख रहे हैं कि मौसम में चेंजिंग आया है जिसमें कि बरसात का कमी होता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो ऊपरी भूमि है जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, वैसे जगह पर जो तिल की खेती करके हमारे किसान भाई एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं और ये रबी के पहले इसका खेती करके रबी भी फिर दोबारा आप पकड़ सकते हैं। इसलिए कि ये 80 से 90 या 100 दिन की प्रभेद है और इसलिए इस गैप पीरियड में जो अगर खरीफ में धान की खेती नहीं कर पाते हैं और नहीं हो पाती है तो आप इसका चयन करके तिल का चयन करके आप खेती कर सकते हैं। तिल के खेत की आरंभ में 2 से 3 तिरछी जुताई कर कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई तुरंत बाद उसमें जैविक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को 1 हेक्टेयर के खेत में डाल दिया जाता है। खाद डालने के बाद खेत की जुताई कर मिट्टी में खाद को ठीक तरह से मिला देते हैं। यदि नमी नहीं है तो इसके बाद खेत में पानी लगाकर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। खेत में उचित नमी होने के बाद रोटावेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं जिससे खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। और नेत्रजन, फास्फोरस, नेत्रजन 40 केजी, फास्फोरस 20 केजी और पोटास 20 केजी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप खेत में बुआई बराबर मात्रा में छिड़काव करके आप दे सकते हैं। और अंतिम जब जुताई करते हैं तो नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा जो 20 केजी प्रति हेक्टेयर है और पोटास की पूरी मात्रा अच्छी तरह से खेत में डाल के अंतिम जुताई कर दें। तो तिल में किसान भाई सबसे पहले जो है कि कृष्णा प्रभेद जो काला तिल है और कलिका, ये काला तिल है और ये लगभग 80 से 90 दिन की प्रभेद है और इसका उत्पादन क्षमता जो है जैसे कि लगभग 5.5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें लगभग 46 से 48% तेल की मात्रा है। तो इसका भी चयन कर सकते हैं। सफ़ेद तिल में काके सफ़ेद है, प्रगति है जो MT 75 करके आता है, ये 2002 की वैरायटी है और काके सफ़ेद 105 से 110 दिन की प्रभेद है। वहीं प्रगति जो है 80 से 85 दिन की प्रभेद है और ये 5 से 5.5 कुंटल इसका उत्पादन क्षमता है और इसका जो वाइट सफ़ेद जो है इसमें 50% तेल की मात्रा है। RT 351 जी भी अच्छी प्रभेद है जो वाइट है, ये 90 से 100 दिन की प्रभेद है लेकिन इसका उत्पादन क्षमता लगभग 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति का भी किसान भाई लगभग 7.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और ये तिल की खेती जब करेंगे तो 4 केजी मात्र प्रति हेक्टेयर
बीज का इसका रेट रहता है, आवश्यकता पड़ती है। खरीफ में अगर करते हैं काला तिल का तो मध्य जून से अंतिम जून तक अगर आप कर देते हैं तो उत्पादन वैसे जुलाई तक भी कर सकते हैं। व्हाइट तिल का जून से जुलाई तक आप इसको कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाई जब तिल की खेती करते हैं तो बाद में किसी तरह का इसमें बीमारी ना लगे, इसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट निश्चित आप करें। 2 से 2.5 ग्राम थीरम का प्रयोग करके प्रति केजी का प्रयोग करके थीरम का आप प्रति सीड ट्रीटमेंट कर लें और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप खेत में इसकी बुआई करें। बुआई तकनीक। तिल की बुआई का सर्वोत्तम मौसम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई तक होता है। तिल की बुआई पंक्ति से पंक्ति 30 से 35 सेंटीमीटर और पौध से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए करते हैं। सीड ड्रिल से बुआई करने पर समान दूरी पर बीज गिरते हैं, जिससे पौधे समान दूरी पर उगते हैं और फसल में शस्य कार्यों को करने में आसानी होती है। और जब नेत्रजन की दूसरी शेष जो मात्रा है वो बुआई से 30 से 35 दिन के बाद आप उपरिवेशन करेंगे तो आपको खरीफ मौसम में अच्छी तिल की उत्पादन होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बारिश के मौसम में अक्सर पशु कई घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि इस समय पशुओं में बीमारियों का संक्रमण बड़ी तेजी से होता है। अगर लंगड़ी बुखार की बात करें तो ये भी पशुओं की घातक बीमारियों में से एक है, जो कि इस मौसम में बड़ी तेजी से फैलती है। तो इस बीमारी से पशु को बचाने और रोगी पशु का उपचार करने के लिए आप क्या करें, इस बारे में जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर HC यादव से। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू, शॉर्ट भाषा में बीकू, एवं हमारी स्थानीय भाषा में एक टंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियाँ हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपाल को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है। खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है। पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है। पशु लेट जाता है। लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें। गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें
और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। पशुपाल को इस बीमारी का भी सबसे अच्छा तरीका है कि हम जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण करा लें। अगर हम जून के महीने में पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से, अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एवं अपने कृषि पशुपालन से अपनी आमदनी में किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हो जाता है, उससे बच सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कदमा, जिला दुमका के कृषक चंद्रसेन कुमार ने। ये बदलते मौसम में धान की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंद्रसेन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इस पर आप देख रहे हैं कि इस पर बिहार में काफ़ी ज़्यादा सुखाड़ की स्थिति आ गई है और हमारे किसान बंधु देख रहे हैं कि हमारे जिन्होंने धान की रोपनी कर दी है उनके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट मर गए हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए किसान बंधुओं से अनुरोध है कि वो गैप फिलिंग करें। गैप फिलिंग करने के लिए आप अपनी अच्छी उत्पादन लेने के लिए आप जो है प्लांट टू प्लांट यानी कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो घटा के 10 से 12 सेंटीमीटर कर दीजिए और एक जगह जहां आप पहले 2 पौधे लगाते थे वहां आप कम से कम 4 या 5 पौधे आप लगाइए। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। जिन्होंने रोपाई कर दी है अभी देखिए कि वहाँ पे घास की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है। तो घास की समस्या से निजात पाने के लिए आपको 2 केमिकल का यूज करना है। एक आपका है पायरोजोसल्फिरॉन और दूसरा है बिस्पायरिबेक सोडियम। इन दोनों को मिला करके यदि किसान बंधु अपने खेत में स्प्रे करेंगे तो सभी प्रकार की, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो चाहे वो पतली पत्ती हो, सकरी पत्ती हो, उसका भी आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। किसान बंधुओं, आप जैसे देख रहे हैं बिहार बारिश नहीं हो पा रही है, सूखा पड़ रहा है तो आपके मिट्टी में क्रैक पड़ जा रहे हैं। आपने देखा होगा धान के खेत में बहुत सारी दरारें पड़ जा रही हैं। तो किसान बंधुओं, इन दरार को मिटाने के लिए कम से कम खेत में नमी होना बहुत ज़रूरत है और कोशिश करिए कि आपके खेत में कम से कम 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा लगा रहे। साथ साथ किसान बंधुओं, यदि हम बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, 1 महीने का आपका रोपनी हो चुका है तो आपने नाइट्रोजन की जो आपने डोज है, यूरिया की डोज है, आपने अभी तक नहीं डाली होगी। तो 1 महीने के बाद अब जब टिल्डिंग स्टेज आ गई है, कल्ला फूट रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो है 1/4 मात्रा नाइट्रोजन की आप अपने खेत में यूरिया के तौर पर दीजिए। जिन किसान बंधुओं के पास लीफ कलर चार्ट है, यानी कि लीफ कलर चार्ट के आधार पर हम पत्तियों का रंग देख करके हम उसमें यूरिया का स्प्रे हम कर सकते हैं। यदि किसान बंधुओं के खेत में अगर जिंक की कमी आ रही है, देखिएगा पौधा आपका भूरे रंग का हो रहा है, ऐसा लगेगा कि पौधा आपका पत्तियां जो है वो मरने लगे, झुलस रही हैं, तो देखिएगा वो जिंक की कमी हो रही है। या ये देखिएगा पत्तियों में एक कत्थे रंग का कलर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे बंधु
किसान बंधु आप लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट आप जो है उसमें चूना मिला करके आप इसका छिड़काव करेंगे। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले ले। जिन किसान बंधुओं की निचली भूमि है और आपने देखा होगा कि बगल के खेतों से जो पानी है वो आपके खेत में चले जाता है, किसान बंधु बड़े खुश होता है कि पानी हमारा खेत में बहुत ज़्यादा है तो बड़े खुश होते हैं, परंतु उस समस्या में क्या आता है, वहाँ पे काई की समस्या आ जाती है। देखा होगा आपने बंधु, काई आ जाती है। उस काई की वजह से क्या होता है, आपके प्लांट की पॉपुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है और काई की वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिससे हमारा धान हमारा नष्ट होने लग जाता है। यदि इस कंडीशन में हम लोग 2.5 किलो 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि कॉपर सल्फेट का हम लोग वहाँ बुरकाव कर दे, जमीन में मिला दे, तो हम इस काई की समस्या से भी निजात प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान बंधुओं के खेत में तना छेदक आ जाएगा तो तना छेदक को रोकने के लिए हम पहले से हम उपाय कर लेंगे। हम फेरोमोन की 15 से 17 ट्रैप हम प्रति हेक्टेयर की दर से हम अपने खेत में लगा देंगे। साथ साथ में हम लोग 8 से 10 ट्राइकोडर्मा, ठीक है, जैसे हम ट्राइको कार्ड भी कह सकते हैं, या हमें कहीं 1 से 1.5 लाख रुपये ट्राइकोडर्मा से मिलेंगे, हम वहाँ पे अपने खेत में लगा सकते हैं। यदि पत्र लपेटे की जैसी बीमारी आ रही है तो हम लोग कॉटअप हाइड्रोक्लोराइड हम अपने खेत में कर सकते हैं। कुछ किसान बंधु धान में लगने वाले रोगों से बहुत परेशान होते हैं, तो अमोनिया हम लोग क्या करते हैं कि फंजीसाइड होता है कार्बेंडाजिम, तो कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग छिड़काव करते हैं। और जिन किसान बंधुओं के खेत में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है, BLB जिसे कहते हैं, ये धान में बहुत प्रमुख बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम और साथ में ब्लाइटॉक्स 50 करके आता है, उसका कम से कम 2.5 किलो, इन दोनों का हम लोग 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके हम इसका खेतों में स्प्रे कर देते हैं, जिससे हम अपना BLB का कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आनंदपुर, जिला पटना के कृषक वीरेंद्र यादव ने। ये अरहर की उन्नतशील किस्में और बीज उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अरहर एक दलहन फसल है और ये इसके लिए हम प्रभेद का जो चयन करते हैं, पहला तो राजेंद्र अरहर 1 ले सकते हैं, दूसरा पूसा बहार ले सकते हैं। अगर उनके पास पूसा 9 अवेलेबल है तो वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी ये सारे प्रभेद जो है इसकी अवधि 240 से 250 दिन तक होती है। और किसान भाइयों, बिजाई करने के समय जब हम इसकी बुआई करते हैं, बुआई करने के पूर्व हमें ये जो कि दलहन फसल है तो इसका भी उपचार अति आवश्यक होता है। जैसे कि जो फफूंदनाशी दवा से तो हम इस उपचार करते ही हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करते हैं। उसके बाद इसमें जो कि दलहन है तो इसे हमें राइजोबियम कल्चर से भी मतलब उपचारित करना आवश्यक होता है, इसीलिए बीज उपचार इसमें अति आवश्यक होता है। और जो बीज दर लेते हैं वो 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं। भाई के पास जैसी सुविधा होती है कोशिश करें कि अगर उन्हें पंक्ति विधि अगर लगाने की अगर सुविधा है तो वो पंक्ति विधि के द्वारा मतलब लगाएं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।